नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। राजधानी लाइव में सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, जहां पर आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट विवाद से गरमाई सियासत ठंडी ही पड़ी थी कि प्रदेश सरकार के कद्दावर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के इस्तीफे के बाद से सियासत गर्मा गई है। हरक सिंह रावत के पास वन और पर्यावरण, साथ ही श्रम और आयुष मंत्रालय है। तो वहीं आपको बता दें कि हालांकि उनके इस्तीफे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। बीजेपी ने भी उनके इस्तीफे से इनकार किया है और बताया जा रहा है कि प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान कोटद्वार मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव लटकाए जाने के विवाद गहराया हुआ है और हरक सिंह रावत इस कदर नाराज हुए कि बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए। इसके बाद बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ के इस्तीफे की भी चर्चाएं गर्मा उठी हैं। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरक सिंह रावत साथ ही विधायक उमेश के इस्तीफे से अनभिज्ञता जाहिर की है। वहीं विजय संकल्प यात्रा को लेकर गोपेश्वर में है वो। आपको बता दें कि एक बार फिर से उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी को एक बड़ा झटका देखने को मिल सकता है, क्योंकि हरक सिंह रावत जिस तरीके से बने और पर्यावरण मंत्री थे, एक अच्छी भूमिका निभा रहे थे उत्तराखंड की कैबिनेट में, और अब उनके इस्तीफे की खबर को लेकर लगातार अटकलें बनी हुई हैं। कल रात से जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, फिलहाल बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने मना कर दिया है कि अभी इस्तीफे वाली कोई बात नहीं है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड सियासत हरीश रावत के ट्वीट के बाद से ठंडा सी गई थी, लेकिन एक बार फिर से उत्तराखंड की सियासत जो है वो गर्मा गई है, क्योंकि जिस तरीके से बातें सामने आई हैं वन और पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत के इस्तीफे की, इससे पहले भी कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य इस्तीफा दे चुके हैं और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि हरक सिंह रावत का इस्तीफे की पुष्टि अगर हो जाती है तो वो भी क्या कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। और जिस तरीके से 2022 विधानसभा चुनाव है, ऐसे में बीजेपी टूटती हुई नजर आ रही है। तो 2022 विधानसभा चुनाव है और उसमें बीजेपी को एकजुट होकर जो उत्तराखंड का मिथ है कि 5 साल बीजेपी का राज, 5 साल कांग्रेस का राज, उसको तोड़ने में फिलहाल कसर करनी चाहिए। लेकिन बीजेपी खुद ही टूटती हुई नज़र आ रही, क्योंकि जिस तरीके से बातें सामने आई कि उमेश शर्मा काऊ का भी इस्तीफा सामने आया है, बात सामने आई है उनके इस्तीफे की, और हरक सिंह रावत कल से फिलहाल विवादों में है, अटकलों में है कि आखिर उन्होंने इस्तीफा दिया तो क्यों दिया। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता हरीश खरेड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश जी, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल देर शाम को एक कैबिनेट की बैठक थी हम्म। हमें सरकार की सचिवालय में। हम्म। और इस बीच जो तमाम चीजें निकल रही थी, खासतौर पर हम हरक सिंह रावत की अगर बात करें तो वो कैबिनेट की बैठक छोड़ करके एकदम से बाहर निकल जाना कहीं न कहीं अपने आप में ही सवाल हम्म। खड़े करता है। उसके हम्म। बाद तमाम जो लोग थे वो इस बात से लेकर के सहमत थे कि आखिरकार हरक सिंह रावत कैबिनेट की बैठक छोड़ करके बाहर क्यों निकले। हम्म। और साथ ही साथ जिस तरह से कल कैबिनेट की बैठक के दौरान जब हरक सिंह रावत कैबिनेट बैठक छोड़ के बाहर निकले, तो हम्म। उनका जो स्टाफ है उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। हम्म। ऐसे में सवाल ये भी है कि अगर हरक सिंह रावत कैबिनेट की बैठक में पहुंचे थे तो उन्होंने आखिरकार इस्तीफा क्यों दिया। हम्म। लेकिन जब ये चीजें बाहर आने के बाद काफी देर तक हम लोग उनके आवास पर जब पहुंचे, वहां पे भी जब हरक सिंह रावत नहीं पहुंचे, उनका जो दूसरा आवास है यमुना कॉलोनी का, वहां पे हम लोग पहुंचे, वहां पे भी हरक सिंह रावत नहीं मिले। तो ऐसे हम्म। में बाद में ये पता चला कि हरक सिंह रावत दिल्ली के लिए रवाना हो गए।
लेकिन खासतौर पर कैबिनेट की बैठक के दौरान जो नाराजगी उनकी इस बात को लेकर के थी कि जो कोटद्वार क्षेत्र में जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनाए जाने का प्रस्ताव नहीं रखा गया। इस बात से हरक सिंह रावत की नाराजगी दिखी थी। यही नहीं बल्कि उन्होंने कई बात आते हुए भी कही। लेकिन इस तरह से हरक सिंह रावत पहले भी दिल्ली के लिए दिल्ली पहुंचे हुए थे। इससे 2 दिन पहले दिल्ली में थे और आज कल देर रात को भी वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर जिस तरह से हरक सिंह रावत अगर दिल्ली पहुंचे हैं और उनका ये लग रहा है कि उनको कि इन सारी चीजों को लेकर के अगर देखे जाए तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस में जाने की पूरी पूरी कोशिश उनकी नजर आ रही है, क्योंकि ये अटकल आज से नहीं बहुत लंबे समय तक चल रही थी। खासतौर पर हम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अगर बात करें तो तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय से कई चीजों को लेकर के हरक सिंह रावत की नाराजगी खुलकर सामने दिख रही थी। वहीं इसके बाद अब धामी सरकार में भी उनकी जो नाराजगी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसी बीच हरक सिंह रावत अब दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। देर शाम को वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और इससे पहले उनके साथ जो उमेश शर्मा राव है रायपुर से विधायक, वो वही उनके साथ दिल्ली के लिए रवाना थे। कहा जा रहा है कि उन्हें भी इस्तीफा देने की बात कही, क्योंकि काफी खास और काफी नजदीकी हरक सिंह रावत के उमेश शर्मा राव माने जाते हैं। जी देखिए, जिस तरीके से क्रिसमस का त्योहार और ऐसे में किसको क्रिसमस का गिफ्ट मिलता दिख रहा है? कांग्रेस को मिलता दिख रहा है या बीजेपी को मिलता दिख रहा है? हरीश जी। हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरह से हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस में जो कलह था, जिस तरह से हरीश रावत का जो ट्वीट था, उसके बाद जो सियासी हलचल उस कांग्रेस के अंदर जो देखी जा रही थी, खासतौर पर उत्तराखंड में, उसके बाद जब दिल्ली जाकर के ये मामला शांत हुआ, जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने तमाम इसको लीड किया, उसके बाद ये जो कांग्रेस का जो मामला है पूरा शांत हुआ। लेकिन अब देर शाम को यह कांग्रेस का जो मामला है वो शांत होने का नाम उसने लिया, तो देर रात को बीजेपी के यहाँ पे बड़ी चीजें जो हलचल है वो देखने को मिली। जिस तरह से अगर आप बात करें तो लगभग हरक सिंह रावत का यही कहना है, माना जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि हरक सिंह रावत के साथ अन्य 6 विधायक और हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं बीजेपी सरकार में। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गिफ्ट इसे कह सकते हैं कि अब कांग्रेस को मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरह से जो 6 अन्य विधायक हों और उमेश शर्मा का और हरक सिंह रावत अगर बीजेपी छोड़ कर जाते हैं तो निश्चित तौर पे काफी नुकसान बीजेपी को होगा। और उसके बाद अगर बात करें तो फायदा ऐसा कहीं ना कहीं थोड़े जो बागी होंगे वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। नहीं, इससे पहले भी एक बार इनके बगावती तेवर सामने देखने को मिल रहे थे, जब मुख्यमंत्री के ओएसडी द्वारा एक लेटर वायरल हुआ था जिसमें खनन को लेकर कुछ गाड़ियां छोड़ने की बात हुई थी, तब भी इनके बगावती तेवर सामने आए थे। देखिए, जिस तरह से हरक सिंह रावत की अगर बात करें तो हरक सिंह रावत पहले से ही नाराज चल रहे थे। खासतौर पे हम जब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बाद जब धामी ने जब वहाँ पे शपथ ली मुख्यमंत्री के तौर पे, तो इस बीच कहीं ना कहीं जो उनकी जो नाराजगी थी वो शपथ नहीं ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब लगातार जो उनकी जो नाराजगी है वो लगातार बढ़ती जा रही थी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो फिर उनके उस कोटद्वार की जो सड़क को लेकर के है या फिर बड़े को लेकर के है, तो तमाम उसकी जो नाराजगी है वो देखी जा रही थी। उसके बाद कहीं ना कहीं जो देर रात को जो हरक सिंह रावत ने गुस्से में जो फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि अब बहुत जल्द उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी के जो अन्य विधायक हैं वो भी ये भी कहा जा रहा है कि वो भी अब बीजेपी छोड़ सकते हैं। जी देखिए, हरक सिंह रावत का जो कद बीजेपी में था वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन ऐसे समय में बीजेपी छोड़ना और कांग्रेस में जाने की अटकलें लगना, इससे बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान होगा? निश्चित तौर पे जिस तरह से ठीक चुनाव के समय पे, क्योंकि अब बहुत जल्द उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, ऐसे टाइम पे बीजेपी छोड़कर जाना कहीं कहीं बीजेपी को नुकसान जरूर पहुंचेगा। वहीं हम बात करें तो हरक सिंह रावत एक कद्दावर नेता हैं और यही नहीं बल्कि उनके साथ जो अन्य विधायक हैं, जैसे उमेश शर्मा राव सहित 6 अन्य विधायक हैं जो बीजेपी छोड़ने की उन्होंने बात कही है। तो निश्चित तौर पे बीजेपी को इसका कहीं ना कहीं काफी बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। जी हरीश जी, देखिए, आज का जो दिन है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए फिलहाल
क्या कुछ नया गिफ्ट लाएगा, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजधानी लाइव में अगली खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली में आबकारी नीति से आज दिल्ली की जनता परेशान है। जगह जगह शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, तो वहीं परेशान लोगों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंका है। और इस शराब की दुकानों को बंद करने के लिए कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों ही प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आम जनता भी इससे परेशान है। लोगों का कहना है कि अगर शराब की दुकानें ऐसे ही खुलती रहीं तो हमारे बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। पर दिल्ली सरकार इस तरफ नहीं सोच रही है, बस अपने फायदे में लगी हुई है। जनता की परेशानी से अरविंद केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें कि नई आबकारी नीति को लेकर बीजेपी और कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर होती नजर आ रही है। और तो वहीं आम जन का भी भारी मात्रा में सहयोग मिला है। आबकारी नीति को लेकर लगातार सियासत गरमाती जा रही है। जगह जगह शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, उसको लेकर लगातार कांग्रेस और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर होती नजर आ रही है। तो वहीं जिस तरीके से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पुतला फूंका गया है, लोगों का प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी को कोसा जा रहा है एक तरीके से। तो ये प्रदर्शन नई आबकारी नीति को लेकर हो रहा है और दिल्ली की जनता परेशान है नई आबकारी नीति को लेकर। और लोगों के अंदर कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है कि नई आबकारी नीति से जिस तरीके से दुकानें खोली जा रही हैं। और हमारे साथ इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों हमलावर होती नजर आ रही हैं? राजीव जी, क्या आवाज आ रही मेरी अब तक? जी राजीव जी, किस तरीके से आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों हमलावर होती नजर आ रही हैं नई आबकारी नीति को लेकर? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से ये आबकारी नीति को लेकर लगातार कहीं न कहीं चुनाव का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति को लेकर जगह-जगह शराब की दुकानें खोलने की जो परमिशन दी गई है, प्राइवेट कर दिया गया है सभी शराबों की दुकानों को, उससे कहीं न कहीं जनता की और कहीं न कहीं नेताओं की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि जनता जो है वो बिल्कुल परेशान होती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार हर इलाके के अंदर कुछ दूरी पर ही एक शराब की दुकान खुल जाती है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं वहां के जो आवारा लोग होते हैं या फिर कहें जो लोग महिलाओं को छेड़ते हैं या फिर तंग करते हैं, वो कहीं ना कहीं शराब की दुकानों के बाहर खड़े हुए नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता जो है और खास तौर पर महिलाएं जो हैं वो परेशान हैं और लगातार यही चाहती है कि आने वाले समय के अंदर यही अगर दुकानों का आलम रहा और लगातार इस तरीके की दुकानें खुलती रही शराब की, तो कहीं ना कहीं उनकी जो आने वाली पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं नशे का शिकार बनती नजर आएंगे। और इसी को लेकर भाजपा और कांग्रेस लगातार दिल्ली के अंदर प्रदर्शन कर रही है और कल भी यही चीज देखने को मिली है। कांग्रेस के द्वारा लगातार कहीं ना कहीं प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जी देखिए, दिल्ली की जो सरकार है वो कही जाती है आम आदमी की सरकार है, लेकिन आम आदमी की क्यों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं सुन रहे हैं अब? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार जो है वो आम आदमी की पार्टी बताई जाती है। और कहीं ना कहीं आम आदमी जब आई थी, यानी कि पार्टी जब आई थी, तो लगातार यही कहा गया था कि वो आम लोगों के लिए कार्य करेगी, आम लोगों के लिए सुविधाएं देगी। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार जो है वो शराब की दुकानों को जगह जगह खोल रही है, उससे कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर बढ़ती नजर आ रही है। और लगातार जनता भी यही कह रही है कि आने वाले समय के अंदर जो उनके बच्चे हैं वो शराब का शिकार होंगे, क्योंकि जब जगह जगह इस तरह की दुकानें खुली मिलेंगी और कहीं ना कहीं बच्चों का ध्यान जो है वो इस तरफ जाएगा और कहीं ना कहीं आवारा जो तत्व हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं खासतौर पर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं अब इन दुकानों की वजह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हुई नजर नहीं आ रही है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर कहीं ना कहीं चुनाव के, यानी कि निगम के जो चुनाव है उसको लेकर आम आदमी पार्टी को भाजपा और कांग्रेस दोनों ही घेरती हुई नजर आ रही है। जी देखिए, इन दुकानों के खुलने से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर कितना क्या कुछ असर पड़ेगा राजीव जी?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ती हुई नज़र आएगी, हम्म, क्योंकि जगह-जगह लगभग कुछ दूरी के अंदर ही इस तरीके की शराब की दुकानें खोल दी गई हैं और लगातार इसके आस-पास जो है, हम्म, वो कहीं न कहीं सरकार की गाइडलाइन के हिसाब हम्म, से 4 कह सकते हैं 40 किलोमीटर तक कोई भी मंदिर या फिर कहें कोई भी मस्जिद या फिर कहें धार्मिक स्थल या फिर स्कूल नहीं होते हैं। मगर यहाँ पर हम्म, लगातार कहीं न कहीं इन शराब की दुकानों के पास में कुछ ही दूरी पर भी मंदिर भी देखने को मिल रहे हम्म, हैं, मस्जिद भी देखने को मिल रही है और लगातार कहीं न कहीं स्कूल भी देखने को मिल रहे हैं। मगर कहीं न कहीं दिल्ली सरकार को इस रणनीति बनानी चाहिए थी कि स्कूलों से दूर होना चाहिए शराब की दुकानें, हम्म, मंदिरों से दूर होनी चाहिए। मगर यहाँ पर जो है वो दिल्ली सरकार ने सिर्फ अपने कहीं न कहीं हम्म, कह सकते हैं फंडिंग के लिए देखा गया है और लगातार कहीं शराब की दुकानों से कहीं न कहीं उनको हम्म, प्रॉफिट ज़रूर होगा। मगर कहीं न कहीं जो आने वाला समय है हम्म, या फिर कहें बच्चे हैं, वो हम्म, कहीं न कहीं शराब का शिकार होते हुए नज़र आएँगे और हम्म, यही चीज़ महिलाएँ भी कहती हुई नज़र आ रही है। और कल भी हमने जब इस तरीके से प्रदर्शन हो रहा था तो उनसे पूछा था कि भैया आप लोग इस दुकान के क्या प्रदर्शन दुकान के खिलाफ प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंका गया था, ये क्यों फूंका जा रहा है? तो हम्म, कहीं न कहीं उन्होंने कहा कि आने वाला समय जो है वो कहीं न कहीं हमारा बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। बच्चे जो हैं हम्म, वो शराब का शिकार होंगे और कहीं न कहीं दिल्ली सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए थी हम्म, कि शराब की दुकानों को खोलने से पहले कहीं न हम्म, कहीं बच्चों के बारे में सोचा जाए, मंदिरों के बारे में सोचा जाए हम्म, ताकि आस-पास का जो माहौल है वो बिगड़े नहीं। मगर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कहीं न कहीं जिस तरीके से लोग बाग शराब खरीदेंगे और कहीं न कहीं महिलाओं को छेड़ेंगे या फिर कहें हम्म, कह सकते हैं यहाँ पर ये घटना घटेगी तो उससे कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस की भी मुश्किलें बढ़ती नज़र हम्म। आएँगी। जी। देखिए, एक बात तो साफ है, जिस तरीके से ये दुकानें खोली गई हैं, इनमें कुछ ही दूरी का फ़र्क होता है, लेकिन दिल्ली सरकार की तो आमदनी इसमें बढ़ जाएगी, लेकिन क्या लोगों पर इसका बुरा असर नहीं पड़ेगा? जो बीजेपी और कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, क्या आम लोगों का भी उसमें साथ मिल रहा है उन्हें? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें हुँ, कांग्रेस की और भाजपा की तो वो लगातार ज़रूर आम आदमी पार्टी के इस शराब का क्या कहते हैं आबकारी नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मगर हुँ, इसके अंदर जनता भी बहुत ज़्यादा परेशान होती नज़र आ रही है। जनता भी लगातार हर इलाके के अंदर इसी तरीके के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी तरीके की शराब की दुकानों के बाहर जनता जो है वो बैठ जाती है और कहीं न कहीं शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। लगातार कहीं न कहीं उसके लिए आरटीआई भी लगाई गई है, सरकारों से भी अपील की गई है, उपराज्यपाल से भी अपील की गई है और यहाँ पर जिस समय ये हमने सदर बाजार के अंदर देखा था और जिस समय प्रदर्शन किया गया था, हुँ, वहां पर भी एक व्यक्ति के पास आरटीआई की कॉपी भी थी, उपराज्यपाल के पास भी शिकायत दी गई हुँ, थी, सीएम के पास भी यानी कि अरविंद केजरीवाल के पास भी शिकायत दी गई थी, मगर हुँ, वहां से कोई भी ऐसा संतुष्टि वाला हुँ, जवाब नहीं मिला जिससे कहीं ना कहीं इन लोगों को राहत मिलती नजर आए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली सरकार जो है आबकारी नीति को बढ़ावा दे रही है और जगह जगह शराब की दुकानें खोली जा रही है, उससे कहीं ना कहीं हुँ, आने वाले समय के अंदर जरूर दिक्कतें आने वाली है आम आदमी पार्टी की। जी। हुँ। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस इस भंवर में कूद चुकी है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, क्या इसको एक सियासी नज़र से भी देखा जा रहा है क्या? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जनता जो है बिल्कुल परेशान है इस शराबकारी आबकारी नीति से और हुँ, शराब की दुकानें जिस तरीके से खुल रही हैं उससे कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें हुँ, बढ़ती नज़र आ रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें तो उनको एक मुद्दा मिल चुका है जिसकी वजह से हुँ, कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की जो है वो मुश्किलें बढ़ेंगी। मगर हुँ, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, भाजपा प्रदर्शन कर रही है और कई-कई दिनों तक शराब की दुकानों के बाहर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उससे कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की आने वाले दिनों के अंदर यानी कि 2022 के अंदर जो निगम के चुनाव है, हुँ। उसके अंदर ज़रूर मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आएँगी और कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को बिल्कुल, इसका खामियाजा भी भुगतना बिल्कुल, पड़ सकता बिल्कुल। है। मगर कहीं बिल्कुल न कहीं राजीव जी। जनता बिल्कुल परेशान है इससे, मगर जनता के बारे में आम आदमी पार्टी को हुँ। सोचना चाहिए। बिल्कुल, जी। राजीव तिवारी जी, बिल्कुल सोचना चाहिए। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 को आदेश दिया है कि कल से रात्रिकालीन कर्फ्यू को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। शादी विवाह और सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोगों को भागीदारी की इजाज़त रहेगी और आयोजनकर्ता को इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को देनी होगी। तो वहीं आपको बता दें, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को देखते हुए लखनऊ में पहले ही ये धारा 144 लागू कर दी गई थी और इसके साथ ही प्रदेश में सार्वजनिक जगहों पर सामाजिक दूरी और मास्क का उपयोग अनिवार्य किया गया है। तो वहीं सीएम योगी ने अधिकारियों को ओमिक्रॉन के प्रति सचेत करते हुए सरकारी अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाने और अन्य जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। और इसी पर तमाम जानकारी और अपडेट के साथ हमारे साथ अनुज तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनुज जी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, किस तरीके से ये योगी सरकार अब सख्ती के मोड में आ गई है त्योहारों को लेकर?
प्रीवित बिल्कुल आपने सही बात कही है। देखिए शादी का सीजन आ गया, शादी समारोह का समय चल रहा है। लगभग दिसंबर, जनवरी, फरवरी के आसपास का ये समय होता है हिंदू समुदाय में, ये शादी का समय होता है। लेकिन ऐसे समय में 2022 का चुनाव भी हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल वही हाल है कि ये कहा जाता है कि एक तो नीम और ऊपर से करेला चढ़ा हुआ। ये बिल्कुल कहावत इस समय हालात पर बिल्कुल सही बैठ रही है। लेकिन ऐसे में जो योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो एक निर्णय लिया गया है नाइट कर्फ्यू का, और इसके अलावा ये भी एक आदेश जारी किया गया है कि जिस भी जिले में अगर स्थितियां बढ़ती हैं, ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट है के जो केसेस बढ़ते हैं, तो उनको हम पुरानी तरीके से हैंडल करेंगे, यानी कि उस जगह को हम एक ये कह सकते हैं कैंटोनमेंट एरिया घोषित करेंगे। इसके अलावा प्रदेश में हर जिले के जो मेडिकल कॉलेज है उसमें 100 बेडों की व्यवस्थाएं भी कर दी गई हैं। साथ ही साथ जिला अस्पताल में 50 बेडों की व्यवस्थाएं करी गई हैं। 551 जो ऑक्सीजन प्लांट है वो लगभग चालू स्थिति में है। ऑक्सीजन की कोई कमी लगभग इस बार प्रदेश सरकार के अनुसार ये कहा गया है कि पिछली बार दूसरी लहर के साथ ही साथ इस बार ओमिक्रॉन को देखते हुए या ऑक्सीजन की कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन देखिए अगर हम बात करते हैं कि ओमिक्रॉन और कोरोना की लहर, और उस पर हम देखते हैं बात करने की कि इस पर किया गया कि नहीं किया गया, तो इस बात से बिल्कुल नहीं गुरेज किया जा सकता है कि कानपुर की अगर हम बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश के एक जिले कानपुर की बात कर लेते हैं, जिसको मैनचेस्टर कहा जाता है, औद्योगिक मैनचेस्टर कहा जाता है। वहां पर 28 तारीख को, यानी कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ही प्रधानमंत्री की एक रैली लगी हुई है। कानपुर में मेट्रो का वो उद्घाटन करेंगे, इसके अलावा कई चीजों का शिलान्यास भी करेंगे। तो जहां एक तरफ ये 200 लोगों की बात कही जा रही है कि सामाजिक समारोह में 200 लोगों का एक व्यवस्था करी जाएगी, ऐसे में क्या रैलियों के लिए भी कोई प्रोटोकॉल जारी नहीं होना चाहिए प्रीवित? देखिए अनुज जी, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं लगातार रैलियों की, और जो भी 200 लोगों पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है, एक प्रतिबंध लगाया गया है कि 200 लोग ही शामिल हो गए, और रैलियों में भीड़ जुटाने का लक्ष्य दिया जाता है। कोरोना का एक सीधा सा फंडा है कि आप कोरोना से बच सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग से बच सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से देख सकते हैं कि रैलियों में तो लाखों की भीड़ होती है, सैकड़ों की नहीं लाखों की भीड़ होती है, तो क्या वहां पर कोरोना नहीं फैलेगा? जी बिल्कुल प्रियत, वही मैं भी अभी बात कर रहा हूं, अपने दर्शकों के साथ भी इस बात को हम लोग साझा कर रहे हैं कि देखिए एक तरफ ये बात कही जा रही है कि सामाजिक समारोह और विवाह समारोह में तो आप 200 लोगों के प्रतिबंध लगा दिया कि आप 200 लोगों को ही एकत्रित कर पाएंगे। लेकिन रैलियों में जहां लाखों की भीड़ होती है और जहां सोशल डिस्टेंसिंग को हम अपनी आंखों से देखते हैं, उसकी धज्जियां उड़ते हुए, ना ही कोई मास्क लगाता है, ना ही 2 गज की दूरी मेंटेन करता है, तब जबकि वो रैली चाहे किसी भी पार्टी की हो और उस पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं, और शामिल होने के साथ उनका एक कर्तव्य बनता है कि वहां पर भीड़ को एकत्रित ना होने दें और एक मैनेजमेंट बना के रखें। ऐसे में वो कार्यकर्ता इस बात को क्यों सुनिश्चित नहीं करते हैं, उस पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को सुनिश्चित क्यों नहीं करते हैं कि जो भीड़ आई है उसको प्रॉपरली मास्क का पालन करवाया जाए, अगर मास्क नहीं है तो उसे मास्क दिया जाए और 2 गज की दूरी का एक डिस्टेंस मेंटेन कराया जाए। लेकिन ऐसा रैलियों में नहीं देखा जा रहा है। हाल फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की एक सराहनीय पहले की वक्त रहते उन्होंने नाइट कर्फ्यू जो घोषित कर दिया, कुछ एक प्रोटोकॉल भी जारी कर दिए गए, सभी अस्पतालों को एक्टिव होने की एक आदेश जारी कर दिए गए। लेकिन ये जो रैलियां लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है, तो कहीं ना कहीं चुनाव विभाग, चुनाव जो कमेटी है, चुनाव कमेटी को भी इस पर एक निर्णय लेना चाहिए कि इस तरह की रैलियों को एक रोक लगाई जाए, या तो इन पे कोई निर्देश जारी किए जाए, या वर्चुअल जो रैली है उस पर आगे एक बात बढ़ाई जाए। प्रीवियस देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है कि ये कितना असरदार होगा, क्योंकि लोग नाइट में अक्सर कम ही निकलते हैं, उन्हें ज़रूरी काम होता है तभी वो इतनी ठंड में बाहर जाते हैं। लेकिन दिन में कोई पाबंदी नहीं, 11 बजे के बाद सुबह 5 बजे तक पाबंदी है। ये किस तरीके का निर्णय लिया गया है? बिल्कुल प्रीवियस, मैं वही बात कह रहा हूं कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल राजनीतिक निर्णय हो गया कि हम जनता को भी एहसास दिला रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, और जबकि जनता की हितों की बात भी नहीं कर रहे हैं। तो ये इस तरह का जो निर्णय है, चूंकि देखिए सर्दियों का समय चल रहा है, सर्दी के सीजन में लोग 8 बजे या 9 बजे, हार्डली 10 बजे तक घर के अंदर पहुंच जाते हैं, अपने परिवारजनों के साथ हो जाते हैं और घर के अंदर सुरक्षित हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में नाइट कर्फ्यू किस हद तक कारगर साबित होगा, ये तो हालांकि वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं ओमिक्रॉन और कोरोना की,
तो आप देख लीजिए कि नेशनल कोविड-19 समिति के जो प्रोफेसर हैं विद्यासागर जी, उन्होंने भी कहा था कि फरवरी के अंत पे ये पीक लहर पे होगा और फरवरी के आसपास ही ये बात भी कही जा रही है कि चुनाव की डेटें जो है फरवरी के आसपास ही निकलने वाली हैं। तो ऐसे में दोनों चीजों से बचाव का ये जो नाइट कर्फ्यू के लिए एक निर्णय लिया गया है, ये कहां तक कारगर साबित होगा, ये कहां तक इन चीजों को जमीनी स्तर पर उतारा जाएगा। या देखिए एक बात यहाँ पर एक और अहम बात आ जाती है प्रीव्रत की, नाइट कर्फ्यू तो एक है ही है, लेकिन जो जिले में बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है, वहां पर आरटी-पीसीआर की जांच के लिए एक कमेटी बिठाई जाती है, एक टीम बिठाई जाती है, जो कि अभी तक जमीनी स्तर पर मुझे नहीं लग रहा है किसी जिले में देखने को मिली है। अगर मैं व्यक्तिगत कानपुर की भी बात कर लेता हूं, तो कानपुर में ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक सुनिश्चित नहीं करी गई है, क्योंकि अगर देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर ओमिक्रॉन नामक बम फूटा तो ये प्रदेश ही नहीं, मैं इस बात कई बार कह चुका हूं, ये प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय बन जाएगा, एक चिंतन का समय बन जाएगा। बिल्कुल, जो जिस तरीके से अगर ओमिक्रॉन बढ़ता गया और ये हालात ऐसे ही बने रहे, सच में चिंता का विषय बन जाएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया अनु तिवारी जी आपका। तो राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।